बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत बड़ी सनसनीखेज अफसोसनाक खबर के साथ। उत्तरकाशी से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर कोरोना काल में हुई मौतों पर गंगा घाट के किनारे जिन शवों का अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए था, वो शव पानी में अधजली स्थिति में नजर आए। और ये सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। तस्वीरें हम आपको साफ नहीं दिखा सकते, किसी भी संवेदनशील आदमी को झकझोर देने के लिए काफी। शवों को कुत्ते नोच रहे हैं नदी में। जी हां, तस्वीरें गवाह हैं इसकी, लेकिन एबीपी गंगा की यह भी अपील है कि कमजोर दिल वाले लोग इस तस्वीर को बिल्कुल ना देखें। आपको यह भी बताएं कि केदार घाट पर अधजले शवों को कुत्ते नोच रहे हैं और इसकी शिकायत कई बार नगर पालिका और जिला प्रशासन से की जा चुकी है। बावजूद इसके इन अधजले शवों के अंगों का पूर्ण संस्कार करने के लिए न ही पालिका ने कोई व्यवस्था की, न प्रशासन ने इस ओर कोई संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। आपको बताएं कि इस साल कोविड से मरे लोगों का अंतिम संस्कार केदार घाट पर किया गया था, जहां पर शवों को सही तरीके से अंतिम संस्कार न हो पाने के कारण अधजले शवों के अंग केदार घाट पर पड़े हैं। भगीरथी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कई अधजले शवों के अंग बह गए और जो बह नहीं पाए, कुत्ते उसे अब नोच रहे हैं। यह स्थिति है। तस्वीर हम आपको साफ नहीं दिखा सकते, किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देने के लिए काफी है तस्वीर। केदार घाट पर शवों का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ। प्रशासन को सूचना दी गई, प्रशासन ने इसका संज्ञान नहीं लिया। अधजले शव जब नदी का जलस्तर बढ़ा, भगीरथी का जलस्तर बढ़ा, तो बहकर नदी में पहुंचे और उसके बाद जो उनका हश्र है, उसकी एक झलक इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। शवों के साथ यह हुआ और उसके बाद अब कुत्ते उसे नोच रहे हैं नदी में। झकझोर देने के लिए, भयाक्रांत कर देने के लिए तस्वीरें काफी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे केदार घाट के पास में हूँ और जो ये यहाँ पे झूला पुल है, जो मुर्दा घाट भी है यहाँ पे उत्तरकाशी का। लेकिन मैं यहाँ पे कल पेंटिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि लोग शवों को जला तो रहे हैं, लेकिन शवों को आधा छोड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। इस पर जिला प्रशासन और हमारी नगर पालिका को ध्यान देना होगा, क्योंकि हम एक तरफ से गंगा सफाई की बात करते हैं तो ये सफाई यहाँ पे दिख ही रही है कि मुर्दा कैसे यहाँ पे छोड़ा हुआ है, कुत्ते और कौवे कैसे नोच नोच के उस लाश को खा रहे हैं। कोविड महामारी को देखते हुए आजकल काफ़ी लोग मृत हुए हैं और कोविड से बहुत सारी जाने गई है हमारे बीच के लोगों की। लेकिन क्या हुआ कि काफ़ी लोग जो अंतिम क्रिया उनकी की गई धर्मानुसार, तो काफ़ी लोगों के कुछ अंग छूट गए थे जिनको कुत्ते अपने मुंह में लेके घूम रहे थे, जो मेरे संज्ञान में बीच में आया। तो मैंने या नगर पालिका ने एक निर्णय लिया कि हम एक व्यक्ति को वहाँ खड़ा करें, वो रखें, जो कि पूरी तरह उस डेड बॉडी को जलाए। तो एक वीरदास नाम के व्यक्ति हैं जो गंगा घाट लगातार साफ करते हैं और वो लगातार केदार घाट में ही रहते हैं। वक्तव्य आपने सुना, एक व्यक्ति को रखा गया, नाम भी बताया गया अभी, ताकि वो शवों का ठीक से अंतिम संस्कार कर सकें, दाह संस्कार कर सकें। लेकिन उसके बाद भी ये सब हुआ। ऐसी अमानवीयता क्यों? अंतिम संस्कार की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? नगर पालिका से शिकायत के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये बहुत बड़ा सवाल। इस मामले से जुड़े जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी, ये एबीपी गंगा पूछ रहा है। शवों के साथ ऐसी अमानवीयता क्यों? ऐसी संवेदनहीनता क्यों? कब कार्रवाई होगी जिम्मेदार लोगों के ऊपर? कुत्ते नोच कर खा रहे हैं अधजले शवों को। प्रशासन ने अंतिम संस्कार की व्यवस्था क्यों नहीं की? जिनके परिजनों के ये शव थे, उन्होंने भी इंश्योर क्यों नहीं किया कि ये शव का दाह संस्कार पूरी तरह से हो सके? क्या ये तस्वीरें प्रशासन को नहीं दिखती? क्या ये तस्वीरें जिम्मेदार लोगों को दिखाई नहीं दे रही? क्या ये उन्हें झकझोर नहीं रही? सवाल ये है। एबीपी गंगा के सवाल भी आपकी स्क्रीन पर, और ये सवाल हम उठा क्यों रहे हैं, इसकी वजह भी आपकी स्क्रीन पर। उत्तरकाशी की तस्वीरें, उत्तर का काशी, भगीरथी नदी जहां से निकलती है, उसी भगीरथी नदी में, जिसके बारे में मान्यता है कि स्वर्ग से उतरी, उसी नदी में इस तरह की चीजें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं। और आपको बताएं कि देश में कोरोना का नया आंकड़ा सामने आया है। 24 घंटे में 1,52,734 नए मामले सामने आए हैं।
2,38,022 लोग 24 घंटे में इलाज के बाद ठीक हुए और पिछले 24 घंटों में 3,128 लोगों की कोरोना से मौत हुई। अब तक 21 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। तो ये ताजा अपडेट है, ताजा कोरोना के आंकड़े हैं आपकी स्क्रीन पर। इलाज के बाद ठीक हुए लोगों की संख्या पिछले 24 घंटों में 2,38,000 और नए मामले 1,52,000। नई मौतें पिछले 24 घंटों में 3,128। ये कोरोना के मामलों में गिरावट की तस्वीर आप देख लीजिए। लहर कमजोर पड़ती हुई दूसरी, ये आंकड़े साफ साफ इसकी गवाही दे रहे हैं। 2,38,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं पिछले 24 घंटों में। और अब आपको उत्तर प्रदेश की कोरोना अपडेट दे देते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 41,214 रह गई है, जो 30 अप्रैल की पीक संख्या 3,10,783 की तुलना में 86.75% कम। उन्होंने ये भी बताया कि रविवार को कोरोना के 1908 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जो 24 अप्रैल को आए 38,055 मामलों की तुलना में लगभग 5% रह गए हैं। यूपी में रिकवरी रेट 96.4% हो गया है, जबकि संक्रमण की चपेट में आने से 140 लोगों की मौत हुई। अगली बड़ी खबर लखनऊ से। सीएम योगी टीम 9 के साथ बैठक करेंगे। सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री की बैठक होगी। 1 जून से शुरू होने वाले मेगा वैक्सीनेशन पर इस बैठक में मंथन होगा। सरकार की तैयारी जून में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने की है, उनको टीका लगाने की है। 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य बना चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार। अब वो कैसे उसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाए, इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री बैठक करेंगे सुबह 10:30 बजे अपनी टीम 9 के साथ। सुबह 10:30 बजे टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। जून में उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। और उत्तर प्रदेश में लगातार बेहतर होती स्थिति के बीच राज्य सरकार ने लोगों को कोरोना कर्फ्यू से राहत देने का भी फैसला किया है। हालांकि ये राहत केवल उन जिलों को मिलेगी जहां पर कुल सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 600 से कम है। 30 मई की स्थिति के अनुसार इस दायरे में कुल 55 जिले आते हैं, जहां सप्ताह में 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी जाएगी, जबकि शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी और हर शाम 7 बजे से रात्रिकालीन बंदी लागू होगी। अब आपको दिखाते हैं कि किन जिलों में छूट है और किन जिलों में नहीं है। लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, कानपुर नगर, प्रयागराज और आगरा जैसे जिले जहां पर 600 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, 20 जिले हैं, यहां पर सख्ती और बढ़ाई जाएगी ताकि यहां भी केसेस कम हो सके और अगले आदेश तक इन 20 जिलों में कोरोना कर्फ्यू पहले जैसे ही जारी रखा जाएगा। नए नियम 1 जून की सुबह 7 बजे से लागू होंगे, बाकी के बचे 55 जिलों में। 31 मई को यानी आज यथावत स्थिति रहेगी। आज कोरोना कर्फ्यू सभी 75 जिलों में रहेगा। गृह विभाग ने इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस भी जारी कर दी। जिन जनपदों में अभी भी एक्टिव केस 600 से ज्यादा हैं, उन जनपदों में अभी कोरोना कर्फ्यू हम लागू रखेंगे। अगले 1 सप्ताह के लिए इसको लागू रखा है, लेकिन अगर वहां इस दौरान 600 से कम केस होते हैं तो वहां स्वतः ही कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा। और जो कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है कि वहां पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। शेष 55 जनपदों में हम लोगों ने आज कोरोना कर्फ्यू में ढील दी है। सुबह 7 बजे से लेकर सायंकाल 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ किन किन जगहों को खोलने की अनुमति है, ये आज आदेश जारी हो चुका है। हम लोग इसका पालन करवाएं। हम सभी लोग इसका पालन करेंगे तो फिर कोरोना के संक्रमण की चेन को समय समय पर ब्रेक करने में, उसको तोड़ने में हमें मदद मिलेगी और कोरोना
और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम खबर वाराणसी से हमारे पास है। वहां पर कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन का एक डोज काफी है, ये कहा है बीएचयू के वैज्ञानिक ने शोध के बाद। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने इस पर शोध किया और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उन्होंने ये सुझाव दिया है कि जो संक्रमित हो चुके हैं उन्हें वैक्सीन का एक डोज ही पर्याप्त होगा। वो पत्र का मजमून, उसका कंटेंट इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे लेखक का नाम इस पत्र के, वो वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं बीएचयू में। उन्होंने ही पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को और पॉलिसी चेंज करने की मांग की है वैक्सीनेशन की। शोध के बाद उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो ये हैं कि जिन्हें संक्रमण हो चुका है उनके लिए वैक्सीन की एक डोज ही पर्याप्त है। अगर प्रधानमंत्री और भारत सरकार उनके इस सुझाव को स्वीकार करती है तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आ सकता है। एक डोज को पर्याप्त बताया है प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे उन लोगों के लिए जो संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमण के बाद जो स्वस्थ हुए हैं उनके लिए प्रोफेसर चौबे की शोध में तथ्य सामने आए कि एक डोज वैक्सीन की पर्याप्त है। सामान्य तरीके से 2 डोजेस लगाई जा रही हैं वैक्सीन की, लेकिन संक्रमितों के लिए एक डोज ही पर्याप्त होगी, ऐसा अपनी शोध में प्राप्त किया है निष्कर्ष के तौर पर प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बीएचयू के शोधार्थी। बीएचयू के वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे की फाइंडिंग्स, प्रधानमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री वाराणसी से सांसद भी हैं, उनको पत्र लिखकर उन्होंने सुझाव दिया है। अगली बड़ी खबर लखनऊ से। ब्लैक फंगस का कहर दिखाई दे रहा है। 24 घंटे में 11 नए मरीज सामने आए। एक मरीज की ब्लैक फंगस से पिछले 24 घंटों में मौत की भी खबर आ रही है। केजीओ में ब्लैक फंगस के अब तक 218 मरीज भर्ती हैं। 11 रोगी पिछले 24 घंटों में भर्ती हुए। पिछले 24 घंटों में एक रोगी की मौत की भी खबर है। लखनऊ के अर्जनगंज निवासी महिला की मौत हुई। ब्लैक फंगस का कहर लखनऊ में। सिर्फ केजीएमयू में ही 218 मरीज हैं ब्लैक फंगस के। पिछले 24 घंटों में 11 नए मरीज सामने आए लखनऊ में और एक मरीज की ब्लैक फंगस से पिछले 24 घंटों में मौत की खबर दी है। ब्लैक फंगस का कहर लखनऊ। आइए अब उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर की बात कर लें। आज सरकार और संगठन के बीच बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। आज बीजेपी के तमाम क्षेत्रीय अध्यक्षों को बुला लिया गया है लखनऊ। इससे पहले कल शाम बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। कल मुख्यमंत्री आवास पर हुई सरकार और संगठन की समन्वय बैठक के बाद संगठन की यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण समझी जा रही है और इस बैठक को यूपी के सियासत के लिहाज से अहम माना जा रहा है। सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष, पार्टी के सभी प्रदेश महामंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के कौन कौन से बड़े नेता इस बैठक में शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष आज सुबह की फ्लाइट से लखनऊ पहुंचेंगे। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी बैठक में रहेंगे, जो आज लखनऊ पहुंचेंगे। संगठन के महामंत्री सुनील बंसल रहेंगे इसमें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे। संगठन की एक नियमित बैठकें होती हैं जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का प्रवास समय समय पर होता रहता है। वो सभी प्रदेशों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जाना होता है, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का जाना होता है। उस निमित्त एक नियमित बैठक है जिसमें माननीय बीएल संतोष जी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन 2 दिन के प्रवास पर यहाँ पर हैं, जिसमें सभी हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं से जो पदाधिकारी हैं उसके साथ बैठेंगे, बात करेंगे। अन्य जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनके साथ भी अनौपचारिक बातचीत होती रहती है। सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 28 मई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि वो याचिका की कॉपी सीबीएसई और आईसीएसई के वकीलों को सौंपे ताकि वो जवाब दे सके।
याचिका में कहा गया है कि वर्तमान स्थिति परीक्षा के आयोजन के हिसाब से सही नहीं, लेकिन अगर परीक्षा को टाला गया तो परिणाम देर से आएंगे और इसका असर छात्रों की आगे की पढ़ाई पर पड़ेगा। इसलिए परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। छात्रों को अंक देने का कोई तरीका निकालना चाहिए ताकि जल्द से जल्द परिणाम घोषित हो सके। अगली बड़ी खबर अलीगढ़ से है। जहरीली शराब कांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने 50,000 के इनामी विपिन यादव को गिरफ्तार किया है। विपिन यादव की निशानदेही पर अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। भारी तादाद में शराब की बोतलें, रैपर, ढक्कन, बारकोड, ड्रिल बरामद। इस मामले में पुलिस ने अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अलीगढ़ मामले में विपिन यादव गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर फैक्ट्री पर रेड की गई। 50,000 का इनामी है विपिन यादव। तो जहरीली शराब से हुई मौतों के संबंध में मेरे द्वारा 6 टीमें गठित की गई थी, जिनके द्वारा तत्परता से कई जगह दबिशें डाली गई और पहले 48 घंटे के अंदर ही 17 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें कई ठेके के मालिक, कई सेल्समैन, कई उनके जो वहाँ पर केयर टेकर होते हैं या सुपरवाइज़र होते हैं वो। इसके अलावा जो मेन मास्टरमाइंड है, इनमें से एक अनिल चौधरी और एक अन्य व्यक्ति विपिन यादव, जिसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आगरा में 1 जून से कई सारी रियायतें शुरू होने जा रही हैं, क्योंकि आगरा उन 55 जिलों में शामिल है जहां पर एक्टिव केसेस 600 से नीचे हैं। और ऐसे में रात्रिकालीन कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन आगरा में लागू होगा। सोमवार सुबह 7 बजे से शुक्रवार शाम 7 बजे तक तमाम शर्तों के साथ बाजार खुलेंगे। हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट देखिए। आंशिक लॉकडाउन से बढ़कर अब आगरा को और ज़्यादा रियायतें मिलने जा रही हैं। 1 जून से आगरा उन 55 ज़िलों में शामिल है जहां रियायतें लागू कर दी गई हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जहां एक्टिव केस 600 से ज़्यादा हैं वहां आंशिक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। लेकिन आगरा में कल भी 14 केसेज आए हैं, एक्टिव केस 350 के करीब हैं और ऐसे में आगरा में जो रियायतें हैं वो बढ़ा दी गई हैं। कई तरह की कहा जाए जो रियायतें हैं वो लगातार बढ़ाई गई हैं। और इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दें। पूर्व आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर शिकंजा कसेगा। जी हां, पाटीदार पर इनाम की रकम बढ़ाकर की जाएगी 1 लाख रुपए। पाटीदार की गिरफ्तारी के लिए एक बार फिर राजस्थान जाएगी यूपी पुलिस की एसआईटी। पाटीदार पर अब तक 50,000 रुपए का इनाम घोषित था, बढ़ाकर इसे अब 1 लाख कर दिया गया है। एसटीएफ को भी पाटीदार के मामले की जांच सौंपी जा सकती है। महोबा के क्रशर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की संदिग्ध मौत और रंगदारी वसूलने के मामले में पाटीदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज है।